हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 8। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने इस लेसन का 7 लेक्चर कवर कर चुका है। अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, ठीक है, तो उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। और गाइज, इस वीडियो में हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ गाइज, गॉस के प्रमेय पे डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। और गाइज, ये टॉपिक निश्चित होता है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछता है। जी हाँ गाइज, 5 नंबर में इसका डेरिवेशन पूछता है। तो मैं एकदम अच्छे से इसको आपको समझाने वाला हूँ। आप केवल अंत तक वीडियो देखते रहिए, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आप केवल एकदम पूरा ध्यान अपना लगाकर अच्छे से वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू कर दें। गाइज देखिए, गॉस का प्रमेय होता क्या है, ठीक है। देखिए, इसकी नॉर्मल एक छोटी सी डिफिनीशन है, ठीक है, कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। देखिए, मैं 1/ε0 बोलता हूँ, उसको ε0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि कोई मान लीजिए जैसे यह एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ में मान लेते हैं कि Q आवेश है, इस बंद पृष्ठ में Q आवेश है, ठीक है। तो हम लोग का यही गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उस बद्ध पृष्ठ में, ठीक है, यानी इस बंद पृष्ठ में, बद्ध यानी हुई बंद पृष्ठ में जो ये आवेश है, इस आवेश का 1/, ठीक है, ε0, ये इसको हम ε0 भी बोल सकते हैं, गुना होता है, ठीक है। गुना मतलब वही गुणा, तो इसका गुणा हो जाएगा तो Q/ε0, ठीक है। और यही होता है आपका गॉस का प्रमेय, जिसको हम φE से प्रसिद्ध करते हैं, φ = Q/ε0 होता है, ठीक है। यही होता है आप लोग का गॉस का प्रमेय। इसी को आपको क्या होता है कि सिद्ध करना होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध कैसे करेंगे एकदम डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम एक तरह से बोले तो अच्छा मार्क लाने के लिए, ठीक है, एकदम डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो फिर आपका नंबर भी ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 12th है, 10th नहीं है, ठीक है। एकदम आपको अच्छे से डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए, उसके लिए एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों की, ठीक है। तो नोट्स में बताना चाहूँगा कि आपको मात्र 499 499 रुपये में, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे 499 रुपये में। उसके अलावा आपको लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मात्र इसी 499 रुपये में आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हो, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ से ये पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और आज गाइज, आज मैं अभी आप लोग जानते हो 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है। तो इसके अवसर पे मैं 10% छूट दिया था, यानी इस 499 में से आप 10% घटा लो, यानी लगभग वही 450 रुपये, ठीक है, 50 रुपये आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 450 रुपये में केवल आज तक ये ऑफ़र था। मैंने 12 तारीख से 16 तारीख तक के लिए ऑफ़र दिया था, तो आज इसका लास्ट डेट है। अगर आप आज पेमेंट कर देते हो तो आपको केवल 450 रुपये देना होगा, नहीं तो फिर आपको 499 499 रुपये देना होगा। तो अगर आप सोच रहे हो खरीदने का नोट्स, ठीक है, बाई करने का, तो आज खरीद सकते हो, क्योंकि आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ देखिए नोट्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है, लाइक पूरा NCERT सॉल्यूशन वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ फ्री में अवेलेबल है। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वहाँ सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हो, ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, इसको मैं साइड करता हूँ। देखिए, हम समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है, ठीक है। देखिए, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने देखा, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सारी चीज़ें पहले से ही लिख रखा हूँ, गॉस का प्रमेय। और देखिए अभी ये रफ है, अभी मैं इस वीडियो को शूट करने से पहले, ठीक है, अभी इसको लिखा हूँ, तो एक तरह से समझ जाइए कि ये रफ है, ठीक है। जो नोट्स है हम लोग का, इससे भी मतलब एकदम बेस्ट क्वालिटी में है, ठीक है, एकदम अच्छे से डेडिकेटेड, एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय, ठीक है। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है, अभी इसकी डिफिनीशन सामान्य यही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश
कुल आवेश यानी क्वेश्चन में मैं मान लो कि कुल आवेश क्यू है, ठीक है, का 1/ε0, देखिए इसको ε0 या ε0 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, गुना होता है। क्लियर है आपको। गॉस का प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध यानी वही बंद, जैसे मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए जैसे ये आप लोग का ये देखिए ये बंद एक बद्ध, इसको बद्ध पृष्ठ बोलेंगे, ये बद्ध है, इसमें मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, ठीक है, तो इसी को बद्ध या बंद भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो वही कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश Q का, ठीक है, कुल आवेश मान लीजिए Q है, का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है। अब मान लो कि यदि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, ठीक है, जो हमने अभी दिखाया कि ये बंद पृष्ठ है, ठीक है, उस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर A हो, ठीक है, तथा उससे परिबद्ध, वही परिबद्ध यानी वही बंद, ठीक है, कुल आवेश Q हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स को हम φE से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए हम वैद्युत फ्लक्स को φE से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई यानी देखिए एक आप इस तरह मतलब सूना टाइप का लिखकर इस बीच में खींच देंगे तो इसी को फाई बोलते हैं, और नीचे इस तरह ई दिखा देंगे, इसी को हम φE बोलते हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? φE से, ठीक है। तो यदि मान लीजिए बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो, ठीक है, अभी हमने देखा मान लीजिए यह बंद पृष्ठ है, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कि क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो अगर A हो तथा उससे परिबद्ध कुल आवेश Q है, यानी इसमें परिबद्ध यानी कुल कितना आवेश हो? Q हो, ठीक है, तो उससे उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स φE होगा, ठीक है। अभी हमने परिभाषा के अनुसार पढ़ा कि कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, यानी Q जो कुल आवेश होगा वो उसका कितना 1/ε0 गुना, ठीक है। तो Q में हम गुणा कर देंगे 1/ε से, तो इसको हल करेंगे तो हम लोग का Q/ε आएगा, ठीक है। इसी को हमें सिद्ध करना होता है, ठीक है, कि φE = Q/ε0 कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, इसका सत्यापन करते हैं, ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसके लिए आप मान लेंगे, ठीक है, कि माना कि एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, ठीक है, मान लेंगे कि एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, इस पूरे पृष्ठ ये बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है। क्लियर है आपको? बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर, ओके, एक बंद पृष्ठ अभी हमने मान लिया, इस पे एक यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु O पर, ठीक है, ये बिंदु O पर क्या है कि एक प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पे देखिए एक प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है। और देखिए गाइज कहीं कहीं Q भी लिखा रहेगा, जैसे मतलब के भीतर बिंदु O पर Q आवेश है, तो देखिए केवल Q लिखे तो उसका भी मतलब जैसे प्लस Q होता है, ठीक है। देखिए कोई भी राशि जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 क्या है? एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। आई होप आप लोग समझते होंगे, ठीक है। लेकिन वही जैसे अगर हमें माइनस में लिखना हो तो हमें माइनस दर्शाना पड़ता है, ठीक है। इस तरह 3 4 हम 5 लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि इसके आगे धन है, ठीक है, तो इसीलिए हम धन को नहीं दर्शाते, लेकिन वही माइनस को दर्शाए तो उसको इस तरह दर्शाना पड़ता है। क्लियर है आपको? तो ही यहाँ पे सीधे Q लिखना चाहिए कि के भीतर बिंदु O पर Q आवेश रखा है, प्लस Q भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि माना कि एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर, ठीक है, ये बिंदु O पर, ठीक है, प्लस Q आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या स्थिर है, ठीक है। बिंदु O से, ये जो बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, ओके, यहाँ से देखिए यहाँ एक बिंदु P है, देखिए यहाँ मैं P से इसको दर्शाया हूँ, ठीक है। यहाँ यहाँ बीच में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ मैं, ठीक है, यहाँ ये बिंदु P है, ठीक है, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। क्लियर है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु O से, ये जो बिंदु O है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ से यहाँ दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है, ओके, एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर DA है, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु P है तो इसके देखिए ये चारों ओर क्या है? एक अवयव क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए काफ़ी लड़के कमेंट करेंगे, ठीक है, कि यहाँ मतलब ये अवयव क्षेत्रफल तो मतलब एकदम गोला टाइप का बुक में दिया है, तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जैसे गोला टाइप का मानिए या उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अवयव मतलब ये पृष्ठ को आप गोला चपटा कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि हाँ ये मतलब अवयव क्या है? अवयव क्षेत्रफल है। क्लियर है आपको? तो ये जो ये घिरा हुआ है ये काला रंग से, ये समझिए कि अवयव क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसके बीच में ये बिंदु P है। क्लियर है? तो वही हमने लिखा है कि जिसके चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर D है, ये जो बिंदु P है इसके चारों ओर क्या है? एक अवयव क्षेत्रफल
क्या है कि वेक्टर DA है। क्लियर है। अब देखिए इसको हम DA से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो ये है ना, ये अवयव पृष्ठ है, इसको हम DA से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या इसको हम वेक्टर DA भी कह सकते हैं, जिसका मान DA ही होता है। क्लियर है। तो हम इसको DA भी कह सकते हैं, वेक्टर DA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है कि जिसके चारों ओर, ठीक है, एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर DA है, जिसकी दिशा, ठीक है, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की दिशा में है। ओके, जो वेक्टर DA है, ठीक है, उसकी दिशा किधर है? ये जो पृष्ठ है इस पे ये जो अभिलंब खींचा गया है इसी दिशा में है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी दिशा में है, लेकिन थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इस अवयव पृष्ठ है या पूरे पृष्ठ है, ये क्या बना रहा है? यहाँ थीटा कोण बना रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ आप कहोगे कि उसी के दिशा में, तो उसी के समानांतर में, इसी के समानांतर में होना चाहिए एकदम ना, ऐसा थोड़े होता है गाइज। देखिए अगर मैं कहूँ कि आप देखो आगे, देखो मान लीजिए आगे ये पूरब साइड है, ठीक है, ये मान लीजिए पेन मैं एकदम पूरब साइड में रखा हूँ, ठीक है, तो अब थोड़ा इसको घुमा दूँ तो वो भी तो पूर्वी साइड होगा ना, पूर्व ही होगा। ऐसा नहीं कि अब इसको इस तरह सिद्ध में है और थोड़ा सा इधर पूरब से इधर घुमा दूँ तो ये पश्चिम हो जाएगा। पूरा इस तरह घुमाऊँगा तब न पश्चिम होगा। तो वही समझिए कि ये मतलब ये अभिलंब की दिशा में ही ये मतलब इसका दिशा है, ठीक है, लेकिन किस मतलब थीटा कोण पे है। क्लियर है आपको? आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में है। क्लियर है आपको? तो यहाँ तक ये तो आपकी एक रचना हुई। ठीक है, तो आपको ये एक तरह से मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये चीज़ें आप खुद लिख लेंगे। ठीक है, आपको एकदम इस चित्र को अपने माइंड में रखना होगा, एक तरह से बोली तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं और शुरू से पढ़ देता हूँ इसको कि माना कि एक बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। ये बंद पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल A है। पूरा ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर, ओके, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O है, ठीक है, जिस पर प्लस Q आवेश रखा है। इस पर क्या रखा है? प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, बिंदु O से, ये जो बिंदु O है इससे R दूरी पर, ओके, इससे R दूरी पर एक बिंदु यहाँ क्या है कि P है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर DA। ओके, इसके चारों ओर देखिए ये एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर DA है। क्लियर है? ये जो बिंदु P है इसके देखिए चारों ओर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर DA है। ठीक है, जिसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की दिशा में। ओके, जिसकी दिशा, ठीक है, ये अवयव जो ये मतलब क्षेत्रफल है इसकी दिशा, ये जो पृष्ठ पर ये अविलंब खींचा गया है इसी की दिशा में है। लेकिन केवल इसका ये मतलब नहीं कि मतलब एकदम सेम टू सेम इसी की दिशा में मतलब इधर, लेकिन इससे थोड़ा थीटा कोण पे ये स्थित है। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा। आपको क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब चलिए देखिए यहाँ पे हम प्लस Q, ये जो प्लस Q आवेश है इसके कारण, ठीक है, जो हम लोग का ये प्लस Q आवेश है इसके कारण इस बिंदु P पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। और गाइज हम इस मतलब पहले के लेक्चर में, ठीक है, हमने अच्छी निरक्षी से पहले भी हमने जब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सिद्ध किया था, उससे पहले ही हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मतलब सिद्ध किया था। ये फार्मूला, जैसे मान लीजिए यह मतलब कोई मतलब प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमने फार्मूला सिद्ध किया था। ठीक है, आई होप आप लोग वो लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, और इसका भी डेरिवेशन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में पूछता है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने सिद्ध किया था E इक्वल टू आप लोग का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए मैं इसको बार बार एप्सिलॉन 0 बोल रहा हूँ, काफ़ी लड़के इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो एप्सिलॉन 0 ये एप्सिलॉन नॉट आपके कहने का तरीका है। मतलब मेनता इसको तो हम एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरी आदत है एप्सिलॉन 0 कहने का। ठीक है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा में R²। हमने ये देखा था कि मान लीजिए कोई आवेश है, उससे R दूरी पर एक बिंदु है, तो उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R² के बराबर होगी। ये कैसे होगी इसको हम सिद्ध कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो चलिए अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तो वही यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए वही यहाँ हम इस प्लस Q, जो ये प्लस Q आवेश है इसके कारण इस बिंदु P पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R²। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। क्लियर है आपको? उसके बाद देखिए तथा हम लोग का डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है, अब ये कैसे हुआ गाइज, तो देखिए हमने वैद्युत फ्लक्स में ये हमने पढ़ा था।
क्लियर है। वैद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि किसी अवयव, ठीक है, कोई अवयव क्षेत्रफल है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, डी फाई ई, वो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कि ये डी फाई ई क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए हमने अभी बताया ऊपर कि आपको फाई ई हम लोग का तो ये हम लोग का क्या वैद्युत फ्लक्स प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो है वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये डी फाई ई इसके साथ लग गया है, तो ये हम लोग का अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो जी हम लोग का यहाँ अवयव ये क्षेत्रफल है जो बिंदु P के चारों ओर ये स्थित है, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई ई, वो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के मतलब बराबर होगा। क्लियर है। अब ये कैसे आ गया एक ही बार, तो ये हम पीछे मतलब हमने जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था उसमें इसको डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, और इसका हमने मान निकाला था, इसका जो मान होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए का, वो क्या होगा कि ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। ये भी हम पिछले लेक्चर में इसको देख लिए कि ई डी ए कॉस थीटा ये कैसे होता है। ठीक है, आप 11वीं कक्षा में सदिश अदिश पढ़े होंगे। ठीक है, उसी के अनुसार ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए इंटू रहता है तो इसको वेक्टर रूप में से इस साधारण रूप में बदलते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है। अगर यहीं पे वेक्टर ई गुणे इस तरह गुणा का चिन्ह रहता है और वेक्टर डी ए रहता है तो यहाँ साइन हो जाता है। क्लियर है आपको। तो ये देखिए पिछले लेक्चर की बात है, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। ठीक है, तथा डी फाई ई यानी डी फाई ई कहने का मतलब कि इसमें से, ठीक है, केवल इससे ये अवयव क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होगा वो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए के बराबर होगा। और चूंकि वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू हम लोग का ई डी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, आप 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे सदिश मतलब वेक्टर वाला लेसन। ठीक है, उसमें ये आपको मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है। ठीक है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, तो ये ई डी ए कॉस थीटा इसका मान हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे रहेगा कि वेक्टर ई गुणे वेक्टर डी ए, ठीक है, तो इसका मान ई डी ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसको हम पीछे के मतलब कई सारे लेक्चर में इसको हम बता चुके हैं। तो चलिए अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि समीकरण 1 इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको मैं समीकरण 2 मान ले रहा हूँ और ये 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान, ठीक है, समीकरण 1 का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर देखिए जो हम लोग की ये समीकरण 1 है इसका मान हम इस समीकरण 2 में रख देंगे। क्लियर है आपको। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए चूंकि हम लोग का समीकरण 2 क्या है, ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम ई इक्वल टू जानते हैं कि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर है समीकरण 1। तो हम लिखे हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी ये ई का मान, ठीक है, हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हम ई के जगह, ठीक है, ये रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ई के जगह हम इसको मतलब इस ई के जगह इसको रख देते हैं तो हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग का जो डी फाई ई होगा, ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, इस ई के जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इसको लिख दिए और हम लोग का ये डी ए कॉस थीटा बचा था इंटू हम लोग का ये डी ए कॉस थीटा। आई होप आप लोग यहाँ बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, हमने ये जो समीकरण 1 है, ठीक है, इसका मान इस समीकरण 2 में रख लिया। ठीक है, 2 में रखने का मतलब जो ई है, यहाँ पे जो ई है इसका जो मान है हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे तो इस ई के जगह हम लोग का ये हो जाएगा और ये डी ए कॉस थीटा बच रहा है तो ये डी ए कॉस थीटा हमने लिख दिया है। तो हम लोग का वही फाइनली डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर वही, ठीक है, इंटू ये डी ए कॉस थीटा है तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है आपको। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले देखिए यहाँ आपको मतलब थोड़ी यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का लिखेंगे परंतु, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है। ठीक है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है। ठीक है, देखिए जहाँ ये जो डी ओमेगा है, ठीक है, ये जो डी ओमेगा है ये क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो ये डी ओमेगा हमने यहाँ देखिए दर्शाया हुआ है, ये डी ओमेगा इस अवयव, ये जो अवयव क्षेत्रफल है, ठीक है, ये अवयव जो क्षेत्रफल है इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा इस ये जो बिंदु O है इस पर, ठीक है, बिंदु O पर आंतरिक घन कोण है। ठीक है, देखिए घन कोण को क्या किया कि घन कोण को आप लोग की जो NCERT की बुक है इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये घन कोण मतलब जो कुमार मित्तल वाली शायद बुक है, ठीक है, उसमें मतलब
दिया हुआ है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बस यहाँ ये जानिए, ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा एक तरह से समझ ली कि फार्मूला होता है कि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा घन कोड का एक तरह से समझ जाइए कि फार्मूला होता है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप आगे लिखोगे, ठीक है। ये आगे आपको लिखना पड़ेगा कि परंतु डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। ये कैसे हुआ, तो क्वेश्चन में आप लोग लिख दोगे कि डी ओमेगा क्षेत्रफल अवय डी ए, ठीक है। जो क्षेत्रफल अवय हम लोग का डी ए है, या इसको हम डी ए को वेक्टर डी ए भी कह सकते हैं, द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। और इसको मैं यहाँ आपको दिखा भी दिया, ठीक है, कि जो ये डी ओमेगा यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, यह क्या है कि इस अवय क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, इस बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है, ठीक है। तो वही यहाँ हमने लिख दिया है कि परंतु डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आप इसको मतलब दर्शा भी दोगे, जिससे मतलब जो जांचने वाला हो अच्छे से समझ जाए, ठीक है। आप लोग लिख दोगे कि डी ओमेगा क्षेत्रफल अवय डी ए द्वारा या वेक्टर डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। क्लियर है आपको। अतः तब क्या होगा, अतः, ठीक है, हम लोग का डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो थोड़ा यहाँ आप समझ दिए, यहाँ आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, हम जानते हैं कि डी ए, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होगा। तो देखिए हम लोग का ये डी ए कॉस थीटा है और बटा ये आर स्क्वायर है, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर हम लोग का हो जाएगा डी ओमेगा। क्लियर है। तो हम लोग का क्या बचेगा, हम लोग का ये क्यू बचेगा और बटा में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ ये गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये यहाँ जाएगा तो क्यू और बटा में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 यानी वही इसमें हम लोग का गुणा हो गया तो 1 हट गया, यानी यहाँ क्यू हो गया। तो क्यू बटा में ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू, और ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर हम लोग का डी ओमेगा होता है। तो यहाँ डी ओमेगा हम लिख देंगे, ठीक है। यानी हम लोग का फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लोग का फाई ई इक्वल टू, देखिए माफ़ करना, मैं फाई ई बोल दिया, डी फाई ई होगा, ठीक है। डी फाई ई इक्वल टू, अब हम लोग का यहाँ देखिए फाई ई मैंने बोल दिया, डी फाई ई है, ठीक है। हम लोग का जो डी फाई ई होगा, ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू हम लोग का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए एक बार मैं और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग का ये है कि डी फाई ई इक्वल टू हम लोग का दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। क्लियर है। ये हम लोग का यहाँ तक तो आपको क्लियर है, हमने, ठीक है, निकाल लिया। अब हम जानते हैं, ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है, ठीक है। ये डी ओमेगा क्या है, जहाँ डी ओमेगा क्षेत्रफल अवय डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है। क्लियर है आपको। तो देखिए चूंकि हम जानते, यहाँ पे हम लोग मतलब मालूम कर लिए, ठीक है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का डी ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सेम वही मान पुटअप कर देंगे। तो यहाँ हम लोग का डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यानी इसके बदले हम लोग का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो ये आप लोग का यहाँ गुणा हो जाएगा ये इसमें, तो ये क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, और इन सब के जगह पे आप लोग का क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह आप लोग का यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ आप डी ओमेगा लिख दोगे। क्लियर है। तो यानी फाइनली आपका डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा हो गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ सीधे सीधे यहाँ पे लिख रखा है कि अतः डी फाई ई इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। अब चलिए, चूंकि हम लोग का ये डी फाई ई क्या है, डी फाई हम लोग का देखिए डी आगे लग गया तो ये अवय पृष्ठ, जो अवय पृष्ठ या अवय क्षेत्रफल है, देखिए जो हम लोग का ये डी इसमें लग गया, जैसे हम लोग का केवल फाई ई होता है, जैसे ये इस तरह होता है फाई ई, ठीक है। तो हम लोग का जो ये फाई ई होगा, ये तो हम लोग का मतलब क्या प्रदर्शित करेगा, ये तो आप लोग का केवल वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। लेकिन आगे डी लग गया, ठीक है, ये डी लग गया तो इसका मतलब ये अवय, ठीक है, अवय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू मतलब वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन ये आगे डी लगने का मतलब डी फाई ई इक्वल टू मतलब ये क्या है कि डी फाई ई प्रदर्शित करता है अवय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मतलब डी फाई ई इक्वल टू हम लोग का इतना आया, ये आया, इसका मतलब कि ये आप लोग का मतलब इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, इतने के बराबर है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा के बराबर है। क्लियर है आपको। तो चलिए अब देखिए डी फाई इक्वल टू हमने निकाल लिया कि इतना है, मतलब अवय पृष्ठ से गुजरने वाला या अवय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है।
तो संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखिए हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है, कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो 1/4πε0 इंटू ओमेगा के 1/4πε0 इंटू ओमेगा के बराबर है, ठीक है। हम लोग का देखिए यहाँ पे आप ध्यान से एक बार और समझे, ठीक है, जो हम लोग का वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, ये जो अवयव पृष्ठ है इससे गुजरने वाला क्या है 1/4πε0 इंटू डी ओमेगा की केवल ओमेगा, ओके डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा के बराबर है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल। तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसी के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ठीक है, इसी के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होगा, ठीक है। अब ये पृष्ठीय समाकलन क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में ही जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसमें अच्छे से इस पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइम वेस्ट न कर सीधे आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो अब समझिए कि हम लोग का अवयव पृष्ठ से या अवयव क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा है, ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के सापेक्ष। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए हम लोग की संपूर्ण पृष्ठ क्या थी, हम लोग की संपूर्ण पृष्ठ यही न थी, ये चारों ओर से जो ये हम लोग की ये पृष्ठ है, यहाँ ए से मैं दर्शाया हूँ इसको। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला मतलब वैद्युत फ्लक्स होगा इस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के समाकलन के बराबर होगा, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा, पृष्ठीय समाकलन के बराबर होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम केवल φE से प्रसिद्ध करेंगे, तो φE इक्वल टू क्या हो जाएगा कि देखिए इसको सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं या इंटीग्रेशन, और नीचे इसको ए से ये दर्शा देते हैं, मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसी का हम क्या कर देते हैं कि इसी को हम इंटीग्रेशन इसी का कर देते हैं, तो इसी को यहाँ हम लिख देंगे Q/4πε0, ठीक है, इंटू डी ओमेगा, ठीक है। ये जो चीज़ है इसी को हम केवल यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है आपको। अब देखिए, ठीक है, जो ये φE इक्वल टू हम लोग का इंटीग्रेशन, ये ए इसको हमने यानी ये सरफेस इंटीग्रेशन ये डिनोट करता है कि मतलब यह पूरे, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो φE इक्वल टू इंटीग्रेशन Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा हो गया, ठीक है। आप देखोगे कि आपकी बुक में, ठीक है, बुक या आप कहीं और देखोगे कि इससे पहले क्या होगा कि इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है, कि φE इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, φE इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर डी ए, ठीक है, ये लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखा रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी आप लोग का क्या है, जैसे हमने अभी देखा कि जैसे डी φE इक्वल टू Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा है, ठीक है। यह मतलब अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अवयव क्षेत्रफल यानी जो छोटा सा हमने माना था, जो छोटा सा क्षेत्रफल था उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। और अभी हमने ये पीछे भी ये मतलब देखा था हमने, ठीक है, हमने समीकरण 2 देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हमने ये माना था यहाँ पे, ठीक है, कि तथा डी φE इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर डी ए, ठीक है, जो डी ए cos थीटा, जो डी ए cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का डी φE है, ठीक है, जिसका मान इतना है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी हम लोग का डी φE है, ठीक है, यानी ये जो दोनों हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहीं आप लोग देखोगे कि φE इक्वल टू इंटीग्रेशन इसी का क्या कर देगा कि मतलब पृष्ठीय समाकलन कर देगा, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ से, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है। तो φE इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर डी ए लिखा रहता है, और उसके बाद ये लिखा रहता है कि φE इक्वल टू इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन में लिखा रहता है Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे ये भी लिख सकते हो या इससे पहले एक लाइन ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं सीधे यहाँ से लिख रहा हूँ φE इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन Q बट्टा में 4πε0 इंटू डी ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है, जो ये Q/4πε0 है, ठीक है, इस डी ओमेगा के सापेक्ष यह कांस्टेंट है, ठीक है। और जो चीज़ कांस्टेंट रहती है वो समाकलन से, ठीक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल आती है। ये आप लोग समाकलन आई होप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब आप मतलब सोचोगे कि कैसे बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये मतलब फैक्ट होता है, ये मतलब नियम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा, ठीक है। मैं ये पेज एक फोल्ड कर लेता हूँ और इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आप लोग देखोगे इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, ठीक है, समाकलन पढ़ोगे, ठीक है, कि इंटीग्रेशन एक cos x dx एक फार्मूला होता है, ठीक है। cos x dx इक्वल टू sin x होता है, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये cos x और ये यहाँ देखिए dx एक ही टाइप का है, तो ये sin x हो गया, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। इसी प्रकार आप कोई सवाल भी लगाओगे तो ये जो dx होगा, ठीक है, इसी के सापेक्ष यहाँ कोई कुछ भी रहेगा, जैसे sin x tan x कुछ भी रहेगा, ठीक है, एक इसी के सापेक्ष, ठीक है। अगर इसके मतलब सापेक्ष नहीं है, लाइक जैसे यहाँ cos a है इंटू डी एक्स है, ठीक है, तो डी एक्स के सापेक्ष ये जो cos a है कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से इस तरफ बाहर निकल आता है, cos a हो जाता है और इंटीग्रेशन में dx होता है, केवल इसका समाकलन होता है। क्लियर है आपको? तो इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप लोग का क्या होगा, ठीक है, इसी तरह जो आप लोग का q/4πε0 है, इस डी ओमेगा के सापेक्ष कांस्टेंट है, स्थिर है, तो इस समाकलन से यह क्या होगा कि बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे वही मैं लिखा हूँ कि फाई ई इक्वल टू q/4πε0 और इंटीग्रेशन और नीचे ये मतलब ये दर्शा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और ये डी ओमेगा है तो डी ओमेगा, इतना ये जो पोर्शन है आप लोग का बाहर निकल गया। देखिए इंटीग्रेशन यानी समाकलन से बाहर निकल गया। क्लियर है यहाँ आपको चीज़ें? आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक लॉजिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसके बाद लिखोगे कि परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा, हमेशा ये नीचे ए दर्शाते रहोगे, ठीक है, परंतु इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4π, ठीक है। देखिए इसका मान 4π के बराबर होता है, ठीक है। जहाँ ये जो 4π होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण होता है। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अभी हमने देखिए ऊपर देखा था इस फिगर में, देखिए आप, ये हमने अभी देखा था कि इस अवयव पृष्ठ द्वारा, ये जो अवयव पृष्ठ है जो बिंदु P के चारों ओर स्थित है, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ बिंदु O पर जो आंतरिक हम लोग का घन कोण था, ठीक है, ये अवयव पृष्ठ के कारण इस बिंदु पे जो हम लोग का मतलब आंतरिक घन कोण था, आंतरिक मतलब वही बना हुआ, ठीक है, वो डी ओमेगा के बराबर था। अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। ये हम लोग का केवल इस पृष्ठ द्वारा, ये जो हम लोग का अवयव पृष्ठ है या अवयव क्षेत्रफल है, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक है, इसके द्वारा हम लोग का डी ओमेगा है। लेकिन हम लोग का जो संपूर्ण ये पृष्ठ है, ठीक है, इसके द्वारा इस बिंदु पे जो आंतरिक घन कोण होता है, ठीक है, वो 4π के बराबर होता है, ठीक है, वह 4π के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है, ठीक है, कि इतना बराबर 4π, ठीक है। और ये यही क्या है कि संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण है, इस तरह आप कोष्ठ में लिख दोगे। क्लियर है आपको? जहाँ ये हम लोग को, ये जो है ना, हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा, ठीक है, बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 4π होता है। ये फैक्ट है, ठीक है। आप घन कोण पढ़ोगे ना, अच्छे से घन कोण पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी, ठीक है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब आप लोग देखो, उसके बाद हम लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः फाई ई इक्वल टू, ठीक है, q/4πε0, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फाई इक्वल टू q/4πε0 और इंटीग्रेशन डी ओमेगा था, ठीक है, और इतना का मान हमने देख लिया कि 4π हो गया, तो इसके जगह हम यहाँ 4π रख देंगे। क्लियर है? तो हम लोग का 4πε0, तो हम लोग का, ठीक है, देखिए q/4πε0, ठीक है, q/4πε0, मैं अभी 4 बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। थोड़ा हो जाता है वीडियो शूट करने में, क्योंकि कैमरा का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए q में जो हम लोग का यह q में 4πε0 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है q/4πε0, ठीक है, और इंटीग्रेशन डी ओमेगा के जगह हम 4π लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यह संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा, ठीक है, बिंदुओं पर आंतरिक घन कोण को प्रदर्शित करता है और इसका मान 4π होता है, तो इसके मान को हमने यहाँ लिख लिया 4π। क्लियर है? अब नीचे 4π ऊपर 4π कट जाएगा दोनों। क्लियर है? तो आप लोग का फाई इक्वल टू केवल q/ε0 बचेगा। देखिए वही हम लोग यहाँ लिख लिए, फाई इक्वल टू q/ε0, ठीक है। और यही क्या है कि यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। इसी को हमें सिद्ध करना था। हमने शुरू में ये इसी को देखा था। देखिए हमने शुरू में इसी को देखा था ना, फाई इक्वल टू हम लोग का ये q/ε0 आया था, और इसी को हमने सिद्ध किया, मतलब सिद्ध करने के मतलब आगे बढ़ रहे थे सिद्ध करने के लिए, ठीक है। यहाँ सत्यापन लिखे और यहाँ से हमने चालू किया और अंत में आकर हम, ठीक है, यहाँ हम इसी को हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यही गॉस का प्रमेय है, इसी को गॉस का प्रमेय का फार्मूला बोलते हैं, फाई इक्वल टू q/ε0, ठीक है। तो
इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में मतलब आ जाए यह टॉपिक, तो इस तरह इसका डेरिवेशन करना पड़ता है और ये 5 नंबर में आता है। ये निश्चित होता है गाइज, किसी न किसी आप लोग जानते हो कि कोड कई प्रकार का आप लोग का पेपर आता है, कई कोड का, तो किसी न किसी कोड में ये मतलब आता ही आता है हर साल। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित है आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तरह से इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखें। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखें। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस रहने देता हूँ इस वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं या अभी तक हमारी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए, तो पहले आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप सीधे हमारा नोट्स बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू।